दोस्तों, अर्थली नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसके दो प्रकार होते हैं, SN1 और SN2। इन दोनों प्रकारों का हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी जो भी न्यू लेटेस्ट वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगर मान लो किसी कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा की जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या फिर कह लो कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है इसे, या इसे मान लो कि एसन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो एग्जाम्पल, मान लो आपके पास मेथिल ब्रोमाइड है। अब अगर ये मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाएंगे, तो यह अभिक्रिया, इसमें अगर ये KOH K+ और OH- आयन में टूटेगा, तो ये OH- है, यह नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये इसका, अगर ये यहाँ OH समूह है CH3 पर जुड़ेगा, तो ये Br के साथ में, पोटेशियम के साथ में मिलकर बाहर चला जाएगा, और यहाँ ये Br जो निकलेगा यहाँ से, वो अवशिष्ट समूह के रूप में निकलता है, जो K के साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में निकल जाता है। और इस रिएक्शन में इस न्यूक्लियोफाइल होता है जो OH है, वो तो कार्बनिक से नया बंध बनाता है, कार्बनिक समूह से, या कह लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से नया समूह बनाता है। तो ये CH3 के साथ OH जुड़ गया, और ये Br है जो अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकल जाता है, जो जिससे कार्बन से ब्रोमाइड का बंध टूटता हुआ दिखाई देता है। और इस टाइप की रिएक्शंस में बंध का टूटना इस बात पर निर्भर करता है कि अवशिष्ट समूह का कार्बन से कितना प्रबल बंध होता है। अब बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। तो इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पहला टाइप होता है SN1 रिएक्शन, या फिर कह लो कि SN1 न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी होती है SN2 न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले बात कर लेते हैं SN1 न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, या फिर कह लो कि SN1 एकाणुक या फिर एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। अब इस अभिक्रिया में अगर हम तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया OH आयन के साथ में करवाते हैं, या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ में करवाते हैं, तो इससे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होती है। तृतीयक ब्यूटिल और एल्कोहल, और Cl- आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। रिएक्शन अभिक्रिया में तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनने की दर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, परंतु अगर OH आयन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी होती है, क्योंकि उसकी सांद्रता केवल तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के ऊपर निर्भर करती है, ना कि OH आयन के ऊपर, या फिर कह लो कि OH नाभिक स्नेही के ऊपर। इसे एकाणुक अभिक्रिया, या फिर कह लो कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, जिसमें पहला पद होता है वो धीमी गति से संपन्न होता है, और जो दूसरा पद होता है वो काफ़ी तेज गति से, या फिर कह लो फास्ट होता है। बात कर लेते हैं इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि में फर्स्ट स्टेप में जब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड होता है, जब इससे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा
इसको छोड़ना चाहेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा और यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा। इस कारण ये कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेगा और क्लोरीन आयन के रूप में, माइनस आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये तृतीय कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है यहाँ और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है। ये पद काफ़ी धीमी गति से संपन्न होता है। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन जो हमारा तृतीय ब्यूटिल कार्बोकेटाइन था, उसके साथ में हम एक जल के अणु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जब अब ये जल है, जल का O अणु ये कार्बोकेटाइन के साथ बंध बनाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो OH2 के ऊपर आ जाएगा। ये OH2 इसके साथ में जुड़ गया और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। अब फिर से हम ये जो बना है यौगिक, इसकी अभिक्रिया फिर से हम जल के एक अणु के साथ में करवाएंगे। इस बार ये दूसरा वाला पद है जो काफ़ी तेज गति से संपन्न होता है। अब H2O अणु के साथ में यहाँ से एक H+ आयन निकल जाएगा और H2O के साथ में जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और ये हमारा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इस तरह से SN1 न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न हो जाती है। बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है और इसके अंदर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और ये अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया, इसके अंदर जो सांद्रता होती है वो दोनों कारकों पर निर्भर करती है और इसके अंदर जो बंध बनते हैं और जो बंध टूटते हैं वो दोनों प्रक्रिया एक ही साथ में संपन्न हो जाती है और नाभिक स्नेही का पीछे से अटैक होता है, जिस कारण ये संक्रमण अवस्था बनती है और उसके बाद में इसका न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न हो सकती है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर OH नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ में करवाएंगे तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल बन जाएगा और इसके साथ में Cl आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ये अभिक्रिया इस यौगिक और इस अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो इस कारण ये SN2 अभिक्रिया या फिर कह लो कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी होती है। अब हर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें नाभिक स्नेही का अटैक होना जरूरी होता है। उसी कारण से नाभिक स्नेही अभिक्रिया संपन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म या मान लो क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि में क्या होता है, जब C से जुड़े 3 हाइड्रोजन परमाणु और Cl या फिर कह लो कि मेथिल क्लोराइड से OH नाभिक स्नेही अभिकर्मक से करवाते हैं तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक पीछे से अटैक करता है हमेशा, चाहे वो फिर इस ओर ये Cl हो तो इस ओर से करेगा या फिर ये Cl ये उस पूरे यौगिक के पीछे से अटैक करेगा। अब ये आगे से पीछे से ये बंद OH वाला जुड़ता हुआ प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा और Cl बंद आंशिक रूप से टूटता हुआ दिखाई देगा। अब अगले स्टेप में
ये तो हो गई संक्रमण अवस्था, जो कुछ ही समय के लिए स्थायी होती है, अस्थायी होती है, जो बाद में आगे पूरी रिएक्शन संपन्न होने के बाद में उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है। अब अंत के अंदर ये OH तो इस समूह से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन का विन्यास या फिर प्रतिपन्न हो जाता है, जिसे वाल्डन प्रतिलोमन भी कहते हैं, और Cl आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये पूरी घटना वाल्डन प्रतिलोमन के द्वारा होती है। ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार फिल्मों में जब हम भी देखते भी हैं कि अगर तेज़ हवा चलती है तो छाते उलट जाते हैं, जिस प्रकार से तेज़ हवा चलने पर छाता उलट जाता है, उसी प्रकार इन हाइड्रोजन परमाणुओं का विन्यास उलट जाता है। अब ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन एक ही पद में पूरी होती है। तो इस अभिक्रिया को मध्यवर्ती, इसमें कोई मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता है, सिर्फ केवल संक्रमण अवस्था बनती है, और अभिक्रिया केवल एक ही संक्रमण अवस्था के द्वारा पूर्ण हो जाती है। और संक्रमण अवस्था में OH तथा Cl आयन कार्बन से आंशिक रूप से बंधित होते हैं, जिससे बाद में OH तो जुड़ता हुआ प्रतीत होता है और Cl माइनस इससे बंधित टूटता हुआ प्रतीत होता है आंशिक रूप से। यह अभिक्रिया का प्राथमिक एल्किल हैलाइड आसानी से दे देते हैं, क्योंकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड ये अभिक्रिया से तृतीयक एल्किल हैलाइड तक जाने पर तृतीयक बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस कारण जिसे नाभिक स्नेह आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता है, जिस कारण हम इससे OH नाभिक स्नेह अभिक्रिया के साथ में मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं, ना कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की, क्योंकि SN2 रिएक्शन में OH और मेथिल क्लोराइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस कारण ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।